Hello dear students, I myself Rajendra Kumar. I have done BTech in Electronics and Communication from WITS Ranchi University. I have a long experience of teaching like NEET, JEE Mains, Advanced, etc. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आज मेरा ये 5th लेक्चर है। पिछले 4th लेक्चर में भी मैंने डाइपोल कंसीडर किया था और डाइपोल के बारे में बताया था। आज 5th लेक्चर में डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखेंगे। अगर किसी डाइपोल को, और डाइपोल के बारे में एक बार मैं बता दूं फिर से, डाइपोल असेंबली ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेज है। दे आर सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज फिक्स्ड। ओके, तो ये रिजिड बॉडी की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ऑपोजिट चार्ज, दो ऑपोजिट चार्ज मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, डाइपोल मोमेंट से, जिसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ पर है किया हुआ, ये है पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब मान लेते हैं कि यहीं पर से आप देखें, थोड़ा ओवरव्यू में दे देता हूँ कि ये जो डाइपोल है प्लेस किया गया एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर डाइपोल को प्लेस किया गया है। तो क्या होगा, एक फोर्स प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल पर दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है। तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स जो है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये सबको पता है। काफ़ी लंबे समय से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, हर बार बताता रहा हूँ कि किसी चार्ज क्यू को प्लेस कर दो, अगर वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो एक फोर्स ये हो गया, ओके, और एक फोर्स ये हो गया, ओके। तो ये जो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो ये जो डाइपोल है एक सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल। इस पर कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन देखनी है। एक तो बी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, एफ बी फोर्स लग रही है बी पॉइंट पर, वो हो गया क्यू ई राइट डायरेक्शन में, ओके। अब फोर्स एट पॉइंट ए जहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, उसके कारण फोर्स है क्यू ई, और ये है लेफ्ट साइड में। अगर एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट फोर्स निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ई माइनस क्यू ई, क्योंकि एक राइट डायरेक्शन में है और एक लेफ्ट डायरेक्शन में, ऑपोजिट होने के कारण ये कैंसिल हो गया। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। आगे चलकर डिफरेंट कंडीशन में आप देखेंगे कि ये एफ नेट जो 0 है, ये ऑलवेज होता है डाइपोल पर, चाहे किसी भी एंगल पर प्लेस करें, ऑलवेज होता है, ओके। हाँ, एक बात ये कहना था कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, मान लेते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही 4 लेक्चर नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर सर्च करें राजेंद्र सर फिजिक्स, राजेंद्र सर फिजिक्स। आपको मेरा पुराना सभी वीडियो मिल जाएंगे, ओके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, यहाँ तक तो ये क्लियर है कि नेट फोर्स हर हाल में 0 होगा, लेकिन अब टॉर्क का चक्कर है, क्योंकि ये फोर्स अगर सेम पॉइंट पर होते, ये देखिए, अगर ये फोर्स एक इधर होता क्यू ई और एक इधर होता क्यू ई, तब तो नेट फोर्स और टॉर्क दोनों ही 0 होते हैं। एफ नेट भी 0 और टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ भी 0 होता।
लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी एंगल पर प्लेस्ड है, तो इस कारण से ये इसका सेंटर है, डाइपोल का सेंटर है, जिसे फलक्रम भी कहते हैं। ये क्या करेगा, ये फोर्स इधर की ओर टॉर्क लगाएगा और ये फोर्स सेंटर से इधर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा। तो यानी कि दो फोर्स हो गए, इसे कपल भी बोलते हैं, कपल ऑफ टॉर्क कहते हैं। तो दो कपल लगेगा, जिसके कारण ये जो है दो फोर्स के कारण दो कपल लगेगा, जिसके कारण ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो इसका मतलब इसमें रोटेशनल इफेक्ट है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, क्योंकि एफ नेट जो है 0 है, तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। दैट इज का लिखना मतलब कि ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। नो ट्रांसलेशन मोशन यहाँ लिख देता हूँ, नो ट्रांसलेशन मोशन। अच्छा, अब अगले पेज में देखें तो आपको ये पता चला गया कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या है, 0 है। अब टॉर्क एक्ट करेगा, ये मैंने तो बताया। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क होता है फोर्स, आइदर फोर्स, क्योंकि दो फोर्स लग रही है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, बिटवीन फोर्स। तो आइए देखते हैं टॉर्क। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बी पर जो फोर्स लग रहे हैं, बी पॉइंट पर, उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। और ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन राइट साइड है। तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है 12 है। डाइपोल की लेंथ कितनी है, 12। सेंटर से इधर की ओर L और सेंटर से इधर की ओर L, टोटल लेंथ 12 है। तो ये डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे ज्योमेट्री यूज करके, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो जो टॉर्क होता है, अभी आपको बताया, जो टॉर्क होती है आइदर फोर्स मतलब कोई भी एक फोर्स QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हो गया 2L साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से अब अगले पेज में मैं आगे बढ़ाता हूँ इसे। तो ये जो टॉर्क हो गया, QE क्या आया था, QE, तो ये आया था QE इंटू 2L साइन थीटा। ओके, तो इसमें ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, ये टाउ पढ़ते हैं, टॉर्क के केस में टाउ शब्द यूज करते हैं, इसे हम T नहीं पढ़ते हैं, टाउ बोलते हैं। टॉर्क के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। तो टाउ क्या हो जाएगा, तो Q इंटू 2L को एक साथ कर दे, क्यों अभी बताएंगे। तो Q इंटू 2L एक साथ हो गया, बच गया क्या, E साइन थीटा, E साइन थीटा। तो
तो यहाँ से आप जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताई थी कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये याद आया होगा आपको। तो इसे डाइपोल मोमेंट पी लिख सकते हैं, और ये हो गया ई साइन थीटा। बाकी अब यहाँ पर हम जानते हैं, ध्यान देना, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल भी वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, ये है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन डाइपोल का, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, और ई भी जो है वेक्टर है। तो ये जो होता है, आपने जब पढ़ा होगा 11th में, तो ये हो जाता है P क्रॉस, जिसके साथ साइन थीटा होता है वो हो जाता है P क्रॉस E। ये याद रखें इस तरह से कि जिस क्वांटिटी में साइन थीटा आ जाए, दो वेक्टर हो और साइन थीटा आ जाए, तो वो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है। ओके, सो टॉर्क प्रोड्यूस, क्या टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है? पीई साइन थीटा, यहाँ भी लिख दिया मैंने पीई साइन थीटा, और टॉर्क हो गया पी क्रॉस ई। ओके, अब आगे देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ई इज पी, देन टॉर्क टी एक्टिंग ऑन डाइपोल इज, फर्स्ट ऑप्शन राइट। पी क्रॉस ई होता है। अब आगे के स्लाइड में ये है वेरिएशन ऑफ टॉर्क विथ थीटा। तो टॉर्क जो है, यहाँ पर मैं एक सेकेंड, टॉर्क जो हो गया पी ई साइन थीटा। तो पी और ई तो कांस्टेंट है, साइन थीटा वेरिएबल है। तो इसका मतलब टॉर्क कैसे वेरी करेगा? इस तरह से, साइन कर्व के अनुसार। यहाँ तक ये है थीटा, यहाँ मैंने लिया है, और इधर मैंने टाउ लिया है टॉर्क। यहाँ पर टॉर्क टाउ लिया है, और यहाँ थीटा है। तो साइन कर्व कैसा होता है? पी ई तो कांस्टेंट है, मतलब हम कह सकते हैं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके, सो टॉर्क साइन थीटा के अनुसार वेरी करेगा। इस तरह से मैक्सिमम होगा 0 से 0 डिग्री पर, 0 होगा टॉर्क, और ये मैक्सिमम आएगा 90 डिग्री पर। यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री पर मैक्सिमम टॉर्क होगा, और फिर 180 डिग्री पर 0 हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट आगे जो है, फिर 270 डिग्री पर टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और 360 डिग्री पर फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक निकाल के देखें ना, मान लीजिए टॉर्क जो है पी क्रॉस थीटा, पी साइन थीटा। अगर थीटा 0 हो तो टॉर्क क्या हो गया? 0। ओके, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो टॉर्क कितना हो जाएगा? पी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। ये हो गया पी, और ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क।
क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब p और e तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होंगे नहीं। साइन 0 से 1 तक वेरी करेगा, तो 1 हमने ले लिया, तो ये मैक्सिमम हो गया। और टॉर्क अगर 180 डिग्री पर लें, टॉर्क एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, पी ई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री 0 होता है, यानी कि यहाँ भी टॉर्क 0 होगा। यानी टॉर्क दो ही जगह सिर्फ 0 होता है, या तो थीटा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इन दोनों कंडीशन में टॉर्क 0 होता है। टॉर्क इज इक्वल टू 0। ओके, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। बहुत टू दी पॉइंट लेकर पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो साइन मैंने दिया है, ये बताने के लिए ये इसकी टेंडेंसी इधर रोटेट करने की है, और यहाँ पर जो फोर्स है, और जिसके कारण ये जो फलक्रम पर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, उसके कारण इधर घूमने की टेंडेंसी है। अब आगे के स्लाइड में क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is kept in uniform electric field then it will experience। तो मैंने बताया आपको कि इस तरह से जो होता है, तो दो फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक। एक इधर क्यू ई लेफ्ट साइड, और इधर फील्ड के अलोंग, इधर फील्ड की डायरेक्शन है, फील्ड के अलोंग क्यू ई, ओके, जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और ये इधर की ओर मूव करना चाहता है। तो मूव नहीं, इसको रोटेट करना बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि एक कपल मतलब हो गया दो टॉर्क, एक यहाँ से, दो फोर्स है ना, यहाँ क्यू ई और क्यू, दो फोर्स है, तो दोनों फोर्स मिलकर दो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी डायरेक्शन सेम होगी। इसकी भी डायरेक्शन इधर ही होगी। तो ये कपल इसको बोलते हैं शॉर्ट में, या कपल ऑफ टॉर्क। कपल माने तो जोड़ा होता है, जोड़ा मतलब पेयर, तो पेयर में एक्ट करता है, एक इधर और एक इधर। तो एक फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक। एक कपल एंड मूवर्स नहीं, मूव्स है, मूव्स कपल लगता है और मूव्स करता है, नहीं, ट्रांसलेटिव मोशन को ही मूव्स बोला है, तो वो नहीं होता है। एक कपल एंड रोटेट्स, ये जरूर होता है, एक कपल लगता है और रोटेट करता है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, when an electric dipole P is placed in uniform electric field E, then at what angle between P and E the value of torque will be maximum। तो वैल्यू ऑफ टॉर्क जो है मैक्सिमम होगा, टॉर्क मैक्सिमम जो निकालना है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ साइन थीटा 1 लेना पड़ा इसके लिए, तो 1 ये तभी होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें, एक और क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, लिखते जाइए, विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक मतलब ये एंगल हो गया बिटवीन, ये बता देते हैं, ये डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E,
दोनों के बीच एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, राइट। 30 डिग्री का मतलब ये हुआ। डाइपोल मोमेंट को मैंने दो चार्जों से नहीं शो करके, डाइपोल को दो चार्जों से नहीं शो करके एक सिंगल क्वांटिटी पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट से ही मेजर होता है, और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, यानी इधर नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज होगा कहीं। ठीक, तो एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितना दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ई दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ओके, इट एक्सपेंसेज ए टॉर्क, टॉर्क भी दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर टॉर्क कितना लगता है 4 न्यूटन मीटर, 4 न्यूटन मीटर। तो कैलकुलेट चार्ज ऑन डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो डाइपोल का तो सिंपल फार्मूला होता है 2L/Q, यानी Q × 2L। तो लेंथ, तो यहाँ से ये कैलकुलेट द चार्ज ऑन डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। डाइपोल लेंथ L दिया है, L कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2/100 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब टॉर्क के लिए हमें चार्ज निकालने के लिए ये चार्ज क्यों निकालना है, ये चार्ज क्यों क्या होगा निकालना है, तो ये चार्ज निकालने के लिए डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो कौन सा रिलेशन है, तो वो जो रिलेशन आपको पता है वो यूज करते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क भी दिया हुआ है, तो टॉर्क होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। ओके, तो P की वैल्यू कितनी दी हुई है नहीं पता, वो तो निकालना है। ठीक, तो P E की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁵, 2 × 10⁵। ओके, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 और साइन 30 डिग्री कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा P × 10⁵। ओके, और टॉर्क की वैल्यू कितना दिया 4 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, सो P × 10⁵ इज इक्वल टू टॉर्क, और टॉर्क कितना दिया हुआ है 4 न्यूटन मीटर, 4 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से फर्दर लिख सकते हैं P को Q × 2L। ओके, जहाँ Q जो है चार्ज है डाइपोल का, और लेंथ बिटवीन टू चार्जेस 2L है, तो दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से Q तो निकालना है, और डिस्टेंस कितना हो गया 2/100, 2/100 इज इक्वल टू 4। तो ये 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा। तो यहाँ से अच्छा एक चीज़ तो कहीं कुछ छूट रहा है, P × 10⁵ था, सॉरी थोड़ा सा फिर से मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ तक मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बीच में नहीं तो कन्फ्यूज। टॉर्क होता है PE sin थीटा, P जस्ट के तस रहने दिया, E की वैल्यू 2 × 10⁵ लिखा, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो दोनों 2 और साइन 30 डिग्री कैंसिल होकर ये क्या बच गया P × 10⁵। अब P × 10⁵ बराबर ये क्या होता है टॉर्क, टॉर्क के बराबर होता है, टॉर्क 4 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। तब यहाँ से
ऐसा कर सकते हैं ये P को 2QL, ओके। अच्छा ऐसे नहीं लिखे इसको ऐसे करके लिखे, मैं बता रहा हूँ। डिस्टेंस को एक साथ रखें, Q इंटू 2L दैट इज इक्वल टू, इंटू ये तो P की वैल्यू हो गई, इंटू 10⁵ इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ये 2 और ये 4 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 10⁵ और डिस्टेंस, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देखें P इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा राइट साइड आकर। अब यहाँ पर टॉर्क क्या है Q इंटू लेंथ L, सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5। तो हमें तो चार्ज निकालना है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 बाई लेंथ ऑफ डाइपोल, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 और L कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2/100। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 10⁻³ कूलम्ब। तो इसी को हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू, इसी को लिखा जा सकता है Q इज इक्वल टू 2 मिली कूलम्ब। तो ये आंसर हुआ। अब आगे के स्लाइड में देखें। अब मैंने कंसिडर किया है वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो डाइपोल को रोटेट कराने में क्या वर्क करना पड़ता है, या एक्सटर्नल एजेंट को अगर मूव कराना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में तो क्या वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक टॉर्क डाइपोल मोमेंट, डाइपोल यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, मान लेते हैं एट एनी टाइम θ1 एंगल पर है, और टॉर्क को रोटेट करके हमने या एक्सटर्नल एजेंट ने उसे θ2 एंगल पर प्लेस किया, तो वर्क डन क्या होगा। तो इसे थोड़ा इस तरह से समझें। 11th में आपने पढ़ा होगा कि एक ब्लॉक है जिसकी मास m है, इस पर फोर्स लगा F, तो यहाँ से यहाँ इसने मान लेते हैं कि d डिस्टेंस मूव किया है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन F डॉट t, ये हो गया वर्क डन। ठीक, अगर हमने θ1 से θ2 मूव कराना है तो उस केस में वर्क डन क्या होगा। तो पहले इसके लिए वर्क डन के लिए फोर्स रिप्लेस हो जाएगा टॉर्क से, ओके, और थीटा रिप्लेस हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, यानी थीटा से। ये थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स जो है टॉर्क से रिप्लेस हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना कि अगर मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ θ1 और θ2 से डायरेक्ट नहीं हो सकता, वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पर जो टॉर्क लग रही है वो कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है। अब कोई चीज़ अगर कंटिन्यूसली वैरी करे तो उससे पहले स्मॉल निकालते हैं, वर्क डन यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक आया, स्मॉल वर्क डन हुआ d थीटा, ऐसे कहेंगे d थीटा
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पहले कराएंगे और फिर θ1 से θ2 तक टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी थीटा। डी थीटा क्या है? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, डी थीटा क्या? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर वर्क भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो स्मॉल भी होगा डी डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? टॉर्क, फोर्स की जगह पर टॉर्क, और यहाँ पर थीटा की जगह पर डी थीटा, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हुआ। ओके, अब अगर इसी तरह डी थीटा मूव कराते हुए ले जाएंगे तो टोटल वर्क डन क्या होगा? डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कब तक? जहाँ तक θ1 से θ2 तक पहुँच न जाए। ओके, तो इसलिए टोटल वर्क डन होगा तो डी थीटा का इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ से तो टाउ तो कितना हो गया? पी ई साइन थीटा इंटू ये हो गया डी थीटा। और कहाँ से कहाँ मूव करा रहे हैं? यहाँ वेरिएबल क्या है? थीटा है। तो θ1 कितना है? θ1 से, हाँ, θ1 से θ2 रोटेट कराना है। ठीक, तो इसमें से वर्क डन जो निकालेंगे तो पीई को बाहर निकाल देंगे। चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, थोड़ा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा पीई को बाहर निकाल दें, या इस एक्सप्रेशन को देखें आप, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को आप देखें। यहाँ पी को हमने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया। ओके, तो ये θ1 से θ2 एंगल पर क्या बच गया? साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। तो फर्दर ये जो है इंटीग्रेशन साइन थीटा का क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ओके, फ्रॉम θ1 टू θ2। ओके, तो ये फर्दर हो जाएगा θ2 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट θ1 है। तो अपर लिमिट को पहले रखते हैं, तो माइनस कॉस θ2 हो जाएगा, माइनस कॉस θ2। और फार्मूले के अनुसार एक माइनस आता है और एक माइनस पहले से यहाँ है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस θ1। ओके, तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा? अच्छा, पी छूट गया, यहाँ पी रहना चाहिए, पी यहाँ भी छूट गया और पी यहाँ भी छूट गया, पीई। अब सही है, तो ये हो जाएगा पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ओके, तो ये हुआ वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2। अब अगले स्लाइड में चलें। तो ये वर्क डन हो गया, ये फार्मूला हो वर्क डन का इन रोटेशन। रोटेट कराने में क्या वर्क डन करेंगे? तो यहाँ पर θ1 जो है कोई भी एंगल हो सकती है। θ1 मान ली θ1 0 है, θ2 कितना है? 90 डिग्री है, कोई भी एंगल ले सकते हैं। या मान लेते θ1 पहले से 90 डिग्री है
और θ2 कितना है 180 डिग्री है। मतलब θ1 और θ2 एनी वैल्यू हो सकता है। θ1 जो है मान लेते हैं 135 डिग्री है, तो θ2 ले सकते हैं हम 180 डिग्री। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि θ1 और θ2 आर्बिट्ररी एंगल्स हैं। किसी भी एंगल से मूव कराना हो तो θ1 कुछ भी हो सकता है। और ये केवल याद रखना कि θ1 जो है मेजर्ड फ्रॉम θ1 जो है एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ओके, ये याद रखना है। और θ2 भी यही है, एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्वेश्चन देखें इस पर। क्वेश्चन से तो बहुत जल्दी क्लियर होती है। मान लेते हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P, मोमेंट कितना दिया हुआ P है, इज प्लेस्ड नॉर्मल to the line of force of electric intensity, then the work done in deflecting it through an angle of 180 डिग्री। मतलब इनिशियली क्या है, नॉर्मल का मतलब हुआ 90 डिग्री। ये पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का, ये नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नॉर्मल है, मतलब 90 डिग्री पर प्लेस्ड है। तो θ1 कितना हो गया 90 डिग्री। अब उसे मूव कराना है, और मूव कराकर कहाँ ले जाना है 180 डिग्री पोजीशन पर, यानी इस तरह से प्लस माइनस। ये टोटल एंगल कितना हो गया, यहाँ तक 90 डिग्री था, तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो ये एग्जाम्पल क्यों लिया, ये बताने के लिए कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से मेजर करेंगे एंगल को। ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हुआ। अब वर्क डन की फार्मूला हमने क्या निकाला था, PE cos θ1 माइनस cos θ2। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा PE cos θ1 कितना हो गया cos 90 डिग्री। ओके, माइनस cos θ2 कितना हो गया 180 डिग्री। तब ये हो गया यहाँ पर PE cos 90 डिग्री तो 0 होता है, सो 0 माइनस 1। ओके, तब ये हो जाएगा वर्क डन PE इंटू +1, यानी कितना हो गया PE। तो इतना वर्क करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे के स्लाइड में जो पढ़ाना है। तो ये तो आपने अच्छी तरह समझ लिया है कि अगर θ1 से θ2 की तरफ रोटेट कराएंगे, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसे θ1 से θ2 अगर रोटेट कराएंगे तो वर्क डन कितना होगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब एक सर्टेन स्पेशल केस कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं θ1 0 है, ओके, और θ2 थीटा है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट हम ले रहे हैं जब θ1 0 डिग्री है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री बना रहा है टॉर्क, ये कंडीशन हो जाएगी तब।
ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर की ओर। तो इस तरह है। तो अभी एंगल क्या बनेगा, अभी एंगल डाइपोल क्या बनाएगा, जीरो। डाइपोल इस तरह से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो गया, जीरो। और थीटा टू मतलब किसी एंगल पर इसको रोटेट करके ले जाना चाहते हैं, ठीक। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसके लिए इनर्शियल डाइपोल इज केप्ट अलोंग द फील्ड एंड इट इज टर्न थ्रू थीटा, सो वर्क डन हो जाएगा पी ई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वन तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो 1 माइनस और कॉस थीटा टू की जगह पर हमने थीटा मान लिया, तो ये वर्क डन हुआ। ओके, ये वर्क डन हुआ। अब आगे देखें, अब पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं। अगर आप डाइपोल यहाँ नहीं जाना चाहता, डाइपोल हमेशा इधर की ओर जाना चाहता है, इधर की ओर रोटेट करना चाहता है, ठीक। अगर हम इस तरह से इसको अगर हम ले जाएं इधर की ओर, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। ये खुद तो क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करेगा अलाइन होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ। तब इस स्थिति में क्या होगा कि जो हम वर्क करेंगे डाइपोल को मूव कराने के लिए, थीटा एंगल पर प्लेस करने के लिए, तो वो जो है पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तब आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया। एक बार फिर बता देता हूँ, ये है फोर्स इधर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ QE, और एक फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है। ओके, अगर इसे फ्री छोड़ दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ दें, ये मान लेते हैं टाइम थीटा है, तो ये इधर की ओर अलाइन करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग अलाइन करने की कोशिश करेगा। अगर ये इस जगह प्लेस्ड है और ये वर्क कर रहा है इसको फ्री छोड़ने पर, इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। एट थीटा पर कितना एनर्जी है ये कैलकुलेट करेंगे हम, क्योंकि वर्क डन तभी होता है जब किसी सिस्टम के पास एनर्जी होता है। तो हमने इसे यहाँ तक डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये वापिस आना चाहेगा स्टेबल कंडीशन में। तो इसके लिए क्या करें, तो फिजिक्स में पोटेंशियल मेजरमेंट जो लिया गया है इस कंडीशन में, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ओके, एक सेकेंड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके नॉर्मल जो है प्लेस किया गया है डाइपोल को। अगर नॉर्मल प्लेस किया गया है तो ये इसकी जीरो पोटेंशियल कंडीशन लेते हैं, जीरो पोटेंशियल CL लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ही मेजरमेंट होता है, इसलिए θ1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और रोटेट करके थीटा एंगल पर छोड़ दिया हमने, थीटा एंगल तक रोटेट कराया, तो θ2 कितना हो गया थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा, ये जो है वर्क डन जो हुआ फील्ड के अगेंस्ट में वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है सिस्टम में। तो ये वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। ये होता है P cos θ1, θ1 कितना हो गया 90 डिग्री, और θ2 हो गया थीटा। तो ये हो गया 90 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से cos 90 जीरो हो गया,
तो ये बच गया, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ठीक, ये स्पेशल केस कंसीडर किया गया है कि यहाँ पर इसको रिफरेंस माना गया है, यहाँ से पोटेंशियल कितनी वेरी करती है वही देखना है। तो ये जीरो पोटेंशियल की कंडीशन अचीव किया गया है। अब देखिए इसमें 0 डिग्री रख के देखता हूँ। मान लेते हैं कि थीटा को 90 डिग्री से मूव कराया। ठीक, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 0। यानी एनर्जी कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0। ओके, अब आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एंगल बिटवीन P एंड E इज। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना है, तो U का फार्मूला क्या हो गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होता है U क्या हो गया, माइनस पी ई कॉस थीटा, यही हुआ ना। तो U को मिनिमम करना है, U को मिनिमम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस पी ई कॉस थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना ही कम होता है ओवरऑल वैल्यू। नेगेटिव में जितना ज़्यादा वैल्यू होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही कम होता है। जैसे मैंने बताया था एक बार कि जैसे -100 है और -3 है, दोनों में बड़ा कौन है, तो हम कहेंगे -3 बड़ा है। तो इसलिए कॉस थीटा को मैक्सिमम करेंगे, तो माइनस पी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन नेगेटिव होने के कारण वो मिनिमम कहलाएगा। ओके, और ये पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा कितनी होती है, 1। तो ये हो जाएगा माइनस पी। ओके, ये कब होगा, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1 which implies थीटा इज इक्वल टू 0। यानी ये हो गया राइट आंसर। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो एक क्वेश्चन फिर सॉल्व कराते हैं, पढ़ें। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है, डाइपोल का लेंथ मान लेते L है, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 2/100 मीटर। 1 मिनट, ये हो जाएगा 2/100 मीटर। ओके, प्लेस विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा 30 डिग्री पर है। ओके, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, इफ इट एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क ऑफ 10√3, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है 10√3 न्यूटन मीटर, 10√3 न्यूटन मीटर। ओके, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो यहाँ से देखें, पोटेंशियल एनर्जी को U लिखते हैं।
तो एक सेकेंड, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बाई फार्मूला, माइनस पी ई कॉस थीटा, और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है पी ई साइन थीटा। ओके, तो टॉर्क दिया है, ई की वैल्यू दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है, टॉर्क की वैल्यू दिया हुआ है, ई की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से पी निकल आएगा, लेकिन इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा करें कि यहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी, पी एक साथ निकाल लेते हैं, उसको इसमें पुट कर दें, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी एक साथ, इसका वैल्यू रखना ही नहीं है, तो ये शॉर्टकट मेथड से बन जाएगा। तो यहाँ पर आए तो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया पी ई बाई 2। ओके, तो यहाँ से, और टॉर्क की वैल्यू कितनी थी 10√3, तो 10√3 इज इक्वल टू हो गया पी ई बाई 2, विच इम्प्लॉइज पी इज इक्वल टू कितना हो गया 20√3। ओके, ये एक वैल्यू तो हो गया। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो गया माइनस पी ई, यहाँ से देखें, यहाँ पर आए तो माइनस पी ई, तो माइनस पी कितना हो गया 20√3 इंटू कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ से ये हो गया -20√3 इंटू कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 10 हो जाएगा, और √3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30 जूल। ओके, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब अगला स्लाइड में देखें, ये एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, बहुत ज़्यादा बिल्डअप करेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से, और फिर मैं अगले क्लास में इसको सॉल्व करूँगा खुद। अब इसका सॉल्यूशन आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं आप, और नहीं तो वेट करें हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। अब आते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल व्हेन थीटा, ये मैं बाद में पढ़ के बताऊंगा। मान लेते ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज इधर है राइट साइड, माइनस क्यू चार्ज है लेफ्ट साइड, तो इस पर फोर्स एक्ट कर रही है इधर की ओर क्यू ई, और इधर की ओर एक्ट कर रहा है क्यू ई। ठीक, तो यहाँ पर एफ नेट क्या हो गया 0। अच्छा, टॉर्क जो निकालेंगे पी ई साइन, तो एंगल कितना है 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है डाइपोल रखा हुआ, तो 0 है, तो टॉर्क भी क्या हो गया 0, नेट टॉर्क 0 हो गया। ओके, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक, अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन किस तरह की है, अब मान लेते हैं कि ये जो टॉर्क किया ये सेंटर है,
ये पॉइंट को हम टॉर्क का सेंटर मान लेते हैं। अगर हमने इसे यहाँ घुमा के छोड़ दिया, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, तो क्या होगा? अगर इसे थोड़ा रोटेट कर दिया, मान लेते हैं स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट कर दिया, तो क्या होगा? इसकी टेंडेंसी क्या होगी फ्री छोड़ने पर? फ्री छोड़ने पर इस पर जो फोर्स लग रही है QE, ये क्या करेगा? इसको वापिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाहेगा। और ये माइनस क्यू पर फोर्स QE लग रही है फोर्स, ये क्या करेगा? ये भी क्लॉकवाइज मूव कराएगा। तो ये दोनों कपल जो है मिलके इसे अलाइन करना चाहते हैं फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसे हम कहते हैं स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन ही है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, अगर उसे वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, तो डिस्प्लेस करने के बाद अगर फ्री छोड़ दिया, वापस उसी पोजीशन पर आने की कोशिश करे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो हम उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ इसको डिस्प्लेस करेंगे, वापस फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आना चाहेगा। तब यहाँ पढ़ें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन डाइपोल इज प्लेस्ड along the electric field, it is said to be in stable equilibrium। क्यों? बिकॉज, कारण या दूसरे कलर से आप पढ़ें कारण, बिकॉज आफ्टर टर्निंग इट थ्रू ए स्मॉल एंगल, डाइपोल tries to align itself again in the direction of electric field। क्लियर हुआ? अगर इसे टर्न कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं स्मॉल एंगल से, तो फिर वापस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अच्छा, अब आगे देखें। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स और टॉर्क दोनों जो है 0 होते हैं, और डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। यहाँ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये याद रखें, ये रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पर जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी फोर्स और टॉर्क दोनों 0 होते हैं, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसे याद रखें। यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए, ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हम इसे कहेंगे एंटी पैरेलल है। अब आगे देखें नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर देखें डाइपोल मोमेंट, यहाँ डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर इसके मीन पोजीशन से इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया, ये मान लो सेंटर है, यहाँ पर ये इसकी सेंटर है, तो अगर मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया डाइपोल को, मान लेते ये यहाँ आ जाता है, ये प्लस चार्ज, और ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाता है, तो इसे डिस्प्लेस किया हमने टॉर्क लगाकर, ये हुआ एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक। तो ये क्या करेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये वापस टॉर्क लगाएगा इसकी ओर। तो ये टॉर्क लगाने वाला एजेंट कौन है? तो पता ही है, ये प्लस चार्ज पर फोर्स एक्ट कर रही है QE, ओके, और यहाँ पर जो है फोर्स यहाँ भी लग रही है QE, लेकिन
ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कपल मिलकर एक रेस्टोरिंग टॉर्क लगाएंगे। इस टॉर्क को क्या बोलेंगे? ये जो टॉर्क हमने लगाया है इसको बोलेंगे रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क। अब मान लेते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे इसे हम, जो नेचुरल होता है। अब नेक्स्ट पेज में देखें कि मान लेते हैं कि थीटा एंगल से इसे डिस्प्लेस कर दिया, तो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा? यहाँ पर रेस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा PE साइन थीटा, और यहाँ लिखेंगे कि एज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा जो है साइन थीटा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा? PE थीटा। अब ये रेस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा? इसको जो है वापस लाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, और क्या होगा कि यहाँ से यहाँ ये ऐसे मूव करके आ गया, तो यहाँ पर ये रेस्ट में नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने के बाद भी नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये डाइपोल आगे बढ़ जाएगा इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ऐसा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है कि जिस स्टेट में रहता है इसी स्टेट में रहने देना चाहता है बॉडी को। तो यहाँ से यहाँ ये मोशन रोटेटिंग फॉर्म में आ गया, तो ये फिर फर्दर रोटेट करने की कोशिश करेगा, और फिर रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, और फिर वापस यहाँ लाने की कोशिश करेगा। इस तरह से इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। तो ये आप समझ गए हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो क्लियर हो गया रेस्टोरिंग टॉर्क। और थीटा जो है आपको पता है SHM के लिए, एंगुलर SHM के लिए भी थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, इसलिए साइन थीटा जो है थीटा के इक्वल हो गया। अब ये टॉर्क किसके बराबर होता है? यहाँ पर से कंपेयर करें, फोर्स बराबर क्या होता था? मास इंटू एक्सीलरेशन। जहाँ मास क्या था? लीनियर, मास को बोलते हैं लीनियर इनर्शिया इन लीनियर मोशन, इसको बोलते थे इनर्शिया इन। हमारे कहने का मतलब है कि लीनियर मोशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता था, जिसे मास को इनर्शिया कहा जाता था, इनर्शिया इन लीनियर मोशन। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में फोर्स जो है रिप्लेस हो जाता है टॉर्क से। ओके, मास रिप्लेस हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और ये एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू अल्फा। ठीक, अब यहाँ से PE थीटा इनर्शिया क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करता है, इसका मास m है और इसका भी मास m है। तो यहाँ पर इनर्शिया क्या हो जाएगा? दोनों के कारण m, डिस्टेंस कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या हो जाएगा? मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू ए स्क्वायर प्लस m इंटू ए स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर थीटा, क्योंकि जैसे लीनियर मोशन में होती है, लीनियर SHM में होता था
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तब यहाँ से पी ई थीटा हो गया, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो आई इंटू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओके, अब आगे देखें, यहाँ से एक और फिर लिख देते हैं, पी ई थीटा इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो पी ई क्या बच गया, पी ई इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी ई वाई आई, तो विच इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर पी ई बाई आई। अब यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होता है ये होता है, एक सेकेंड, ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, सो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपॉन पी ई। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन, एंगुलर एसएचएम। तो ये इसी पॉइंट के अराउंड जो है इस तरह से करता रहेगा, दोनों इस तरह से करता रहेगा, इस पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलोंग। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दोनों के बीच में, इसके अलोंग एसएचएम करता रहेगा। क्लियर हुआ आपको? कहने का मतलब है कि ये इस तरह से, अगर ये सेंटर है तो ये इस तरह से एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा, जिसका टाइम पीरियड कितना है ये निकाल दिया हमने, टाइम पीरियड इतना है। तो फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर आई बाई पी ई। अब बस आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, और डाइपोल पर और थोड़ा बहुत पढ़ाना है, बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में लेकर हम आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।